तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हम लोग का सॉलिड स्टेट। ठीक है, और इस सॉलिड स्टेट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग टेस्ट के जैसा पढ़ेंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रश्नों को पढ़ना है और उसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद सही आंसर बताया जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि तैयारी कितना हुआ है, और अंत में आपको यह भी बताना है कि आपका इन सभी प्रश्नों में जो भी प्रश्नों का 50 या 60 इसमें कितना प्रश्न का आंसर जो था वो सही था। ठीक है, और जो गलत होगा उसको सही तरीका से तैयार कीजिएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा कि एक बार इसे देखने के बाद आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पुनः दोबारा देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें इसमें सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी सभी का कारण भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग तैयारी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हाँ, और जो भी पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं उनके पास इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइव की तरह है, यह टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम लोग का क्या है सामने, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो बताना है कि चार डी ऑप्शन दिया गया हम लोग को चारों, इसमें बताना है कि कौन जो है प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है Cr+3, या देखिए +3 है, ये सामने नहीं है ऊपर होगा सब। ठीक है, ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होता है इसीलिए ऐसा लिखा गया है। तो निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, पहला ऑप्शन है Cr+3, दूसरा है V2+ या एस्केडियम+3 या टाइटेनियम+3। तो इसमें अपना आंसर कमेंट कीजिए कि इसमें कौन ऐसा है जो क्या है प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे तभी पता लगेगा कि याद है कि नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखिए एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए प्रतिचुंबकीय पढ़ाया गया होगा कि क्या होता है प्रतिचुंबकीय, जिसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 0, या कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 10। ठीक है, डी देख लें, डी में या बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 0, या क्या होना चाहिए 10, तो वह क्या होगा प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, जब हम लोग Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है 24 होता है। तो इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, रियल में यह होता है। देखिए यहाँ +3 है, इसका मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ए में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए डी में कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ध्यान से देखिए आर्गन और 3d3 है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होता है, ये हम लोग का प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए V2+ है, तो इसके देखिए क्या है 23, परमाणु संख्या कितना होता है 23, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो जब 23 था तो इसका ये होता है आर्गन, यानी 18 तक हो गया, 4s2 3d3 23 हो गया। लेकिन 2 इसमें से निकालिए तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये वाला 2 निकल जाएगा। पुनः डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं था। ठीक है, ये देखिए क्या है Sc+3 क्या है 21, इसका लिखिए आर्गन 4s2 3d1, इन होता है 4s2 3d1। अब देखिए इसमें +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालिए, तो इसमें से कितना निकल जाएगा 2, और डी का 1 निकल जाएगा 3। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो 0 हो जा रहा है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है 0, और नियम है कि डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो या कितना इलेक्ट्रॉन हो 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वह क्या होता है प्रतिचुंबकीय होता है। तो ऑप्शन क्या सही है इसका, ऑप्शन सी सही था, Sc+3। चलिए इसको भी जांच कर लीजिए, Ti+3 था, तो आर्गन टाइटेनियम का कितना होता है 22 होता है, आर्गन 4s2 3d2, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना था इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तब भी तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग का था ऑप्शन सी। ठीक है, जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है कि एक आयनिक यौगिक में
ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है, कोना होगा, ठीक है। ए जो है कहाँ है, कोना पर है, और बी आयन जो है फलकों के केंद्रों पर है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा बताना है। बोला है कि ए बी टाइप का होगा, या A2B होगा, या AB3 होगा, या A3B होगा। कमेंट करके बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हम लोग का, चलिए इसको समझ लीजिए। बोला है कि आयनिक यौगिक में ए आयन कहाँ है, इकाई सेल के घन के कोना पर है। ऐसे मान लीजिए हम लोग, मान लीजिए ये हो गया हम लोग का घन, ठीक है। अब देखिए ए जो है ये कोना पर है, तो यहाँ भी होगा, यहाँ पहले इसको बना लीजिए, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये कोना पर ए है, ठीक है। तो कोना पर ए है, तो कोना पर घन हो, ये 8 कोना होता है, लेकिन पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, ए एक होगा, तो ए सूत्र होगा। अब फलक के केंद्र पर है, बी जो है कहाँ है, फलक के प्रत्येक केंद्र पर है, यानी सिंपल समझिए तो ये कौन सा हो रहा है, एफसीसी हो रहा है। कोना के अलावा फलक के केंद्र पर है, तो क्या होगा, एफसीसी, ठीक है। और एफसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और 4 में यहाँ 2 भाग बांट दीजिए, किसमें बांटा हुआ है, ए और बी में। देखिए ए कहाँ है, कोना पर है, तो कोना वाला का संख्या कितना होगा, 1। बी कहाँ है, फलक पर है, तो उसका संख्या कितना होगा, 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB3। क्या हो जाएगा, AB3। तो ध्यान लीजिए सरलतम सूत्र जो यौगिक का होगा वो होगा AB3, जो ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। तो जो भी कमेंट किए थे अपना आंसर सी उनका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है। तो यहाँ देखिए पूछा है कि बेरवादार ठोस, ऑप्शन दिया है हीरा, ग्रेफाइट, सामान्य लवण, या ग्लास। तो बताना है इसमें कि बेरवादार ठोस कौन सा है। देखिए आपको प्रत्येक प्रश्न को बनाने के लिए 2 या 3 सेकेंड अधिक से अधिक कमेंट करने के लिए मिलेगा, क्योंकि लंबा वीडियो होगा, तो जल्दी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बेरवादार ठोस किसको बोला जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस को, क्योंकि परे क्रिस्टलीय ठोस और क्या होता है, अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय को ही बेरवादार ठोस कहा जाता है। तो इसमें हीरा जो होता है ये रवादार है, यानी क्रिस्टलीय होता है, ग्रेफाइट भी होता है, सामान्य लवण भी होता है, ग्लास यानी कांच जो होता है यही बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या सही है, इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड आकृति है, ठीक है। एक धातु है और उसका बनावट की कैसा है, HCP है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, ठीक है। उसकी समन्वयन संख्या होती है, समन्वयन संख्या नहीं हुई, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यानी सिंपल समझिए तो पूछा है कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए 6, 12, 8 या 4। कमेंट कीजिए कौन सा सही है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि HCP या देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़े होंगे कितना होता था, 12 होता था। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी सही है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, ठीक है। अगर इसी को हम 2 डायमेंशन में पढ़े पाएंगे कि 2 डायमेंशन में अगर HCP की बात किया जाए ऐसे, तो कितना हो जाता था, 6 होता था। लेकिन यहाँ बंद के लिए बोल रहा है, तो 2 डायमेंशन बंद आकृति नहीं होता है, तो क्लोज्ड पैक का जब भी बात किया जाएगा तो आंसर कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए पूछा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो जो घनाकार यानी क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें ब्रेविस जालकों की संख्या बतानी है कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 3 या 1 या 4 या 14। यह प्रश्न इस वर्ष आया था, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का क्या है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या सही था इसका, ऑप्शन ए सही था। अगला प्रश्न देखिए, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। तो फलक केंद्रित इकाई सेल यानी FCC हो जाता है, फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में बोला है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी।
ऑप्शन ए दिया है 6, बी दिया है 8 या 10 या 12। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फलक केंद्रित यानी एफसीसी दिया है, तो एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। अब देखेंगे कैसे, यानी पहले तो समझ लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। कैसे होता है, तो देखिए पढ़े होंगे कि एफसीसी में कणों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। और ये भी पढ़े हैं कि रिक्ति यानी वॉइड्स, क्या पढ़े थे, वॉइड्स, कि जो एक गोला होता है वो चतुष्फलकीय रिक्ति, एक गोला 2 चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बना सकता है, 2। तो इसमें गोला की संख्या कितना है, 4 है। तो जब गोला की संख्या 4 है तो वॉइड कितना बना देगा, 8 बना देगा। सिंपल है। तो यही ध्यान रखिएगा कि एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गोला तो इसमें 4 होता है और एक गोला 2 रिक्ति बनाता है, तो 4 गोला कितना बनाएगा, 8 रिक्ति बनाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शॉर्टकी दोष पाया जाता है, तो इसमें बताना है कि चारों जो है इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है, यानी किस में पाया जाता है। ए दिया है NaCl में या KCl में, CsCl में, इनमें से सभी। तो बताइए कि शॉर्टकी डिफेक्ट किस में पाया जाता है। अपना आंसर जल्दी कमेंट कीजिए इसमें। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट पहले समझ लीजिए। शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ाए होंगे क्या होता है कि जब क्रिस्टल जालक से क्या होता है, एक समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, एक समान संख्या में प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस गायब हो जाए तो डिफेक्ट जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट NaCl भी दिखाता है, KCl भी और CsCl भी, यानी इनमें से सभी जो भी कमेंट किए थे ऑप्शन डी उनका सही है। ठीक है, इनमें से सभी शॉर्टकी इफेक्ट दिखाता है, यानी सब में शॉर्टकी इफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में साझा करता है, यानी सिंपल समझिए, ऐसे अपने भाषा में समझा रहे हैं कि BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो केंद्र पर परमाणु होता है, पढ़े होंगे ना कि ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, तो इसमें कहाँ कहाँ परमाणु होता है, किनारा के अलावा बॉडी के ठीक कहाँ होता है, बीच में होता है। तो जो बीच में ये केंद्र पर परमाणु होता है वो कितने यूनिट सेल में साझा करता है, यही पूछा था उनका। यानी ये भी कह सकते हैं कि उसका उस यूनिट सेल में कितने का योगदान होता है। ठीक है, दिया है कि 1 यूनिट सेल का, 4 यूनिट सेल का, 3 यूनिट सेल का या 2 यूनिट सेल का। तो इसका आंसर तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही था। क्योंकि पढ़े होंगे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कण परमाणु के ठीक बीच में होता है, बॉडी के बीच में होता है, उसका उस यूनिट सेल में 1 का योगदान होता है, यानी 1 यूनिट सेल में उसका योगदान होता है। और जो किनारा पर होता है, ये पढ़े होंगे कि किनारा वाला का कितना का योगदान होता है, 1/8 का, उस यूनिट सेल में 1/8 का योगदान होता है। लेकिन जो फलक पर होता है, सिर्फ फलक पर होता है, उसका उस यूनिट सेल में 1/2 का योगदान होता है। ठीक है, चलिए तो रिवीजन हो गया पुनः कि किनारा वाला का कितना का योगदान होता है, 1/8 का, फलक वाला का कितना का योगदान होता है, 1/2 का, और जो बॉडी के केंद्र में होता है उसका उस यूनिट सेल में कितने का योगदान होता है, 1 का योगदान होता है। तो इसका आंसर सही था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। तो सोलर सेल में बहुत सारा पदार्थ यूज किया जाता है, तो उसमें पूछ रहा है कि उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है इन चारों में जिसका उपयोग किया जाता है। बोला है कि सीजियम का, सिलिकॉन का, SN यानी टीन का, या टाइटेनियम TI का। कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा सही है। देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, सिलिकॉन अर्धचालक होता है और इसका प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। अगला प्रश्न है कैल्शियम, क्या दिया है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, सूत्र क्या है, CaF2 की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर
क्रमशः होता है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि CaF2, CaF2 है, इसका नाम है कैल्शियम फ्लोराइड। इसकी जो संरचना होता है उसके संरचना में बताना है आपका कि धनायन, धनायन क्या है इसमें Ca2 ना, और फ्लोरीन क्या है ऋणायन। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दोनों का पूछा है, Ca+2 का भी पूछा है और F- का भी पूछा है। ऑप्शन दिया है 6 तथा 6, दोनों का 6, या पहला का 8 और दूसरे का कितना होगा 4, या दोनों का 4, या पहले का 4 और दूसरे का 8। इसमें से एक सही है, कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सिंपल है, जो पढ़े होंगे कि कैल्शियम फ्लोराइड में जो कैल्शियम होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है, ठीक है, और फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। तो इसका आंसर सही था ऑप्शन बी 8,4, ठीक है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 8,4 वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेसिक प्रश्न है कि आयोडीन है, यानी ऑप्शन दे दिया है कि आयोडीन इन सब में क्या है, आयनिक ठोस है कि परमाणविक ठोस है कि आणविक ठोस है या सहसंयोजी ठोस है, सहसंयोजन लिखा है, सहसंयोजी ठोस है। तो इसमें कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का तो बहुत ही आसान है, क्या सही हो जाएगा इसका, कमेंट कीजिए। बहुत लोग सही कमेंट कर रहे हैं। देखिए आयोडीन जो होता है यह एक आणविक ठोस का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसा ठोस है, आणविक ठोस। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो जो भी कमेंट किए हैं उनका सही आंसर ऑप्शन सी आणविक ठोस। अगला प्रश्न देखिए, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है। हम लोग पढ़े हैं कि अक्षीय कोण क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ऐसा यूनिट सेल है जिसमें अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री है, लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ये साइड 120 होता है, ठीक है इसमें। और पूछा है कि ए बराबर बी, दो अक्षीय लंबाई बराबर है, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन सी बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन हम लोग को दे दिया है कि अल्फा बीटा के बराबर है और ये दोनों कितना डिग्री है 90 डिग्री, ए और बी दोनों बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा यूनिट सेल होगा, डी ऑप्शन के क्यूबिक होगा या ट्राइक्लिनिक होगा या हेक्सागोनल होगा या टेट्रागोनल होगा। पढ़े होंगे ब्रेवियस जालकों की संख्या, तो उसी में से आपको बताना है, 7 होता है जिसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें एक सही है हम लोग को। तो उस ये वाला कंडीशन का पालन करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए, इसका कौन सा सही है देखिए। तो देखिए जो कमेंट कर रहे हैं उनका कुछ लोग का सही भी है। देखिए बोल रहा है कि किस यूनिट सेल के लिए ये सही है, तो ये होता है आपका हेक्सागोनल के लिए, ध्यान रखिएगा किसके लिए सही है, हेक्सागोनल के लिए। क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, गामा लगभग 120 डिग्री होता है, और ध्यान दीजिएगा ए बी के बराबर होता है लेकिन सी के बराबर नहीं होता है, और ये किसमें होता है, हेक्सागोनल में होता है। इसका चित्र ऐसे पढ़े भी होंगे, जो पढ़े होंगे ऐसे बनाया जाता है हेक्सागोनल का चित्र ऐसे। अब इसी को क्या किया जाता है, ऐसे डॉट लाइन से इसको मिला दीजिए ऐसे, फिर नीचे वाला को ऐसे मिला दिया जाता है, तो ऐसे होता है हेक्सागोनल। तो इसमें 90-90 डिग्री भी होता है दो, लेकिन एक 120 डिग्री होता है लगभग, ठीक है। और ध्यान दीजिए ए बी बराबर होता है लेकिन सी बराबर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है। तो जो ट्राइक्लिनिक होता है, ब्रेवियस जालकों में पढ़े होंगे कि ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का जो अक्षीय कोण होता है अल्फा बीटा गामा, इसमें क्या रिलेशन होता है या किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है तीनों 90 डिग्री होता है, अल्फा बीटा बराबर गामा कितना 90 डिग्री, ठीक है। एक दिया है कि अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री होता है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। सी बोला है कि कोई बराबर नहीं होता, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ये तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और एक और ऑप्शन दिया है कि तीनों जो, ये देखिए ये दोनों में कोई अंतर है, ये बोला है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ध्यान दीजिए ये तीनों तो बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसमें ऑप्शन है कि अल्फा बीटा तीनों ये आपस में भी बराबर नहीं होते हैं और 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपना कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो देखिए इस प्रश्न का हम लोग का उत्तर है ऑप्शन सी, ट्राइक्लिनिक के लिए। देखिए अल्फा अलग होगा, ये मतलब बराबर नहीं होगा बीटा के, बीटा बराबर नहीं होगा गामा के, तीनों
90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, यानी सब इसमें अलग होता है, 90 के अलावा ये तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन सी सही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 8 अनुपात 8 मतलब 8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है, यानी पूछा है कि ऐसा कौन सा इसमें यौगिक है जिसमें प्लस और माइनस, धनायन और ऋणायन दोनों की, यहाँ पैकिंग मतलब समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया है कि MgF2 है, या CSCl है, या KCl है, या NaCl है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था? पढ़े होंगे कि CSCl होता है, सीजियम क्लोराइड। जो सीजियम क्लोराइड होता है, इसमें सीजियम और क्लोरीन दोनों का उप सहसंयोजन संख्या का अनुपात कितना होता है? 8:8 का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हम लोग का क्या था? CSCl, ऑप्शन बी सही था। अगला प्रश्न क्या है? BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। BCC का मतलब क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ए दिया है 8, बी दिया है 6, सी दिया है 4 और डी दिया है 12। तो बताइए कमेंट करके कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखिए, इस प्रश्न में पहले देख लीजिए BCC में कहाँ होता है, समझने के लिए बना दे रहे कि BCC में ऐसे पढ़े होंगे ना कि BCC ये हो गया हम लोग का किनारा पे होगा, सब ऐसे किनारा पे हो गया ना। किनारा के अलावा कहाँ होता है? बॉडी के केंद्र पर होता है। तो जो बॉडी के केंद्र पर होता है वो जो गोला, वो क्या होता है? किनारा वाला के 8 गोला से घिरा होता है, ध्यान रखिएगा, घिरा होता है 8 गोला से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? BCC का 8 होता है। तो ऑप्शन क्या सही था? ऑप्शन ए सही था कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो ये भी पढ़े होंगे कि FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ए दिया है 8, बी दिया है 6, सी दिया है 4 और डी दिया है 12। कमेंट कीजिए इसका कौन सा आंसर सही है। चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन डी 12। ठीक है, इसको भी समझना चाहिए। तो ऐसे बताए होंगे कि देखिए FCC में क्या होता है कि सबको न्याय लिया जाता है। फलक वाला को लेकर चलिए, मान लीजिए फलक है, ठीक है, तो फलक के केंद्र पर गोला होगा। तो जो फलक के केंद्र पर गोला होता है तो वो चारों से यहाँ घिर मतलब क्या होता है? स्पर्श किया होता है, तो 4 एक है। 4 इसके सामने होता है। ठीक है, 4 कहाँ होता है? इसके सामने, यानी ब्लैक बोर्ड के सामने, और 4 इसके ठीक कहाँ होता है? पीछे होता है। ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया। तो 4 ऐसे हो गया, ठीक है, 4 पीछे की ओर हो गया ऐसे। ठीक है, और ये 4 तो इसे पृष्ठ पर होगा, 4 ऐसे इस पृष्ठ पर होता है। ठीक है, तो 4 आगे 4 पीछे, कितना हो गया? 8, और 4 ये पृष्ठ पर होता है, तो 4 ठीक कितना हो गया? 12। तो FCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन डी सही था। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंपल क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ए दिया है 8, बी दिया है 6, 4 या 12। तो इसका आंसर तो सभी का सही है कि सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह किसी एक कोना वाला को लेकर बनाया जाता है। कोना वाला, अब कोना वाला तो डायरेक्ट इसमें से 3 जुड़ा होता है, अन्य 3 होता है, एक इधर हो जाता है ना, एक ऊपर चला जाता है 2, और एक पीछे चला जाता है 3, और 3 कोना पर इधर डायरेक्ट जुड़ा होता है 1, 2 और एक पीछे वाला 3। तो कितना हो जाता है इसमें? 3 ये या 3 ये, कितना हो जाता है? टोटल 6 हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। अगला प्रश्न क्या है? जिंक ब्लेड JNS में जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो JNS हम लोग जानते हैं जिंक हो गया। JNS का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 6, 4, 8 या 12। वो भी JNS में किसका बताना है? JN का, जिंक का बताना है। ठीक है, तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर था हम लोग का ऑप्शन बी। ठीक है, JNS में जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। जो भी कमेंट किए हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है हम लोग का, 19 नंबर, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो इस समय बताना है कि कौन सा ऐसा है जो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है।
एंथ्रासाइट, कोक यानी कोयला, हीरा, ग्रेफाइट या चारकोल। ये भी बहुत पहले पढ़े होंगे हम लोग, जानते हैं कि हीरा जो होता है, हीरा ये तो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। एंथ्रासाइट, कोक यानी ये भी विद्युत का कुचालक होता है। चारकोल भी विद्युत का कुचालक होता है। और शुरू से पढ़े कि ग्रेफाइट जो होता है यह अधातु है, फिर भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन सी। कारण कोई पूछे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। और ये सब में हीरा भी देखिए कार्बन का ही जैसा है, मतलब दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप है, लेकिन हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि ग्रेफाइट है, यानी ग्रेफाइट कैसा ठोस है। पूछा है कि आणविक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आयनिक ठोस है या धात्विक ठोस है। कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट कैसा ठोस है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर कमेंट किया है सहसंयोजी ठोस, उनका आंसर सही है, क्योंकि पाया गया हो कि ग्रेफाइट और हीरा दोनों क्या होते हैं, सहसंयोजी ठोस होते हैं। तो ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था, सहसंयोजी ठोस। अगला प्रश्न देखिए, दिया कि किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि किस यूनिट सेल में, पढ़े होंगे बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी। तो बोल रहा है किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, परमाणु यानी कणों की संख्या। कमेंट कीजिए अपना आंसर, कौन सा सही है इसका। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो एफसीसी होता है, पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि एफसीसी में कणों की संख्या सबसे अधिक होती है। और पूछा जाए कितना होता है एफसीसी में कणों की संख्या, तो 4 होता है। ठीक है। तो एफसीसी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी सही था। हाँ, कैसे होता है, तो एफसीसी में कहाँ कहाँ हो जाता है, कोना पर हो जाता है इसे ना, कहाँ होगा, कोना पे। ठीक है, प्रत्येक कोना पे। और कोना के अलावा फलक के, प्रत्येक फलक के कहाँ होता है, केंद्र पर होता है। तो एफसीसी में कितना हो जाता है, 4। अगर पूछ दिया जाए कि सिंपल यूनिट सेल में कितना हो जाता है, तो सिंपल यूनिट सेल में कणों की संख्या कितना होता है, 1 होता है, मात्र कितना होता है, एक कोना पर होता है। बॉडी सेंटर में पूछा जाए कितना होता है, तो बॉडी सेंटर में एक कोना पर हो जाएगा, एक बॉडी के बीच में, यानी कितना होता है, 2। एफसीसी में पूछा जाए, जैसे ये पूछा गया है, तो कितना होगा, 4। और एक होता है ईसीसी, ईसीसी में कणों का संख्या कितना होता है, 2 होता है। ईसीसी और बीसीसी दोनों में 2 होगा, एक में कितना होगा, 1, और इसमें कितना होता है, 4। सबसे अधिक होता है एफसीसी में। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि फ्रेंकेल तथा शॉटकी दोनों दोष होता है, यानी ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें फ्रेंकेल दोष भी होता है और शॉटकी डिफेक्ट भी होता है। देखिए, ऑप्शन सामने दिया है, आंसर कमेंट कीजिए कौन सा सही है इसका। तो देखिए, जो भी कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी, उनका आंसर सही है, क्योंकि बताए थे एक बार कि जो एजीबीआर होता है, इसी में क्या होता है, फ्रेंकेल दोष भी पाया जाता है और शॉटकी डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट पाया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो जो भी कमेंट किए थे ऑप्शन सी, उनका आंसर सही है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से धात्विक सुचालक प्राप्त होता है, कुचालक, कि एन प्रकार का अर्धचालक या पी प्रकार का अर्धचालक। कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया है कि शुद्ध सिलिकॉन है और शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस को मिलाया जाए, शुद्ध सिलिकॉन हो गया अर्धचालक। ठीक है। अब इसमें फास्फोरस को मिलाया जाता है, फास्फोरस ग्रुप 15 का तत्व है, यानी ग्रुप 14 के तत्व में ग्रुप 15 के तत्व यानी इलेक्ट्रॉन अधिक वाला मिलाया जा रहा है। तो जब ग्रुप 15 का तत्व को मिलाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। जो भी कमेंट किए हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, कि अगर सिलिकॉन में हम लोग ग्रुप 15 के तत्व को मिलाए, जैसे फास्फोरस को ही मिलाए, तो किस प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है, एन प्रकार का अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए एवोगाद्रो संख्या बराबर होता है, तो ये भी इसमें पढ़ना है। ऐसे तो ये 11th में पढ़े होंगे सभी लोग कि एवोगाद्रो संख्या एन नॉट से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये किसके बराबर होता है, 6.022 गुना 10 के पावर 24 के, 6.022 गुना 10 के पावर 23 के, ये पावर में है सब, 6.023 गुना 10 के पावर -23 या 11 के दी होल स्क्वायर के। तो इसका तो लगभग सभी लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। पढ़े होंगे कि एवोगाद्रो संख्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 कर होता है। इसी को एक मोल में कोई भी पदार्थ हो उसके एक मोल में इतना ही कण या परमाणु उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा, एक मोल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है। तो क्षारीय धातु के जो हैलाइड होते हैं वे प्रायः क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो पूछा है क्या कि कलरफुल क्यों होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। ये दिया है कि अंतराकाशीय स्थल, जो ठोस में स्पेस होता है जगह कणों के बीच, यह मुख्य कारण है उसका ये कण, या एफ केंद्र, या शॉटकी दोष, या फ्रैंकेल दोष। इसमें से कोई एक है जिसके कारण क्षारीय धातु के जो हैलाइड होते हैं वे रंगीन होते हैं। तो उस कारण को बताना है। देखिए तो आंसर तो कमेंट कर रहे हैं लोग सभी। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का है ऑप्शन बी, एफ केंद्र। अब बहुत लोग कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि आखिर एफ केंद्र क्या है। तो देखिए कोई नया चीज नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे धातु अधिक के दोष और धातु न्यून दोष। तो धातु अधिक के दोष को ही एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़े थे कि धातु अधिक के दोष में होता है कि जिसे मान लीजिए पढ़ाए थे कि सोडियम वाष्प के उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना, तो जब सोडियम वाष्प में यहाँ गर्म किया जाता था तो इसमें अधातु कहाँ निकल जाता था, बाहर, और अधातु के स्थान पर जो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करता था वो यहाँ आ जाता था। इसके चलते इसमें धातु अधिक हो जाता था और अधातु क्या हो जाता था, कम। तो इसके चलते जो दोष होता था उसी को बोलते थे धातु अधिक के दोष। ठीक है, अब देखिए धातु अधिक के दोष में यहाँ क्या चला आता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है रिक्त स्थान पे, और उस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफ केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और उसी एफ केंद्र के कारण जो हाइलाइट होते हैं वे क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो ऑप्शन क्या सही था इसका, ऑप्शन बी। इसका आंसर धातु अधिक के दोष भी हो सकता है और एफ केंद्र भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बीसीसी एकक कोष्ठिका में मुक्त दिक् स्थान प्रतिशत में, यानी ये क्वेश्चन ऐसे लिखा गया, सिंपल समझिए कि बीसीसी में रिक्त स्थान कितना होता है। आप लोग संकुलन क्षमता पढ़े होंगे, तो बताना है कि बीसीसी यूनिट सेल में मुक्त स्थान यानी रिक्त स्थान कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 34% में, बी 28 या 32 या 32। तो देखिए इस प्रश्न का सभी लोग पढ़ेंगे क्योंकि बीसीसी का पहले पता है संकुलन क्षमता कितना होता है। तो पढ़ेंगे कि बीसीसी का संकुलन क्षमता होता है 68%। और ठीक है, और संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है, भरा हुआ जगह। ऐसे भरा हुआ जगह होता है 68%। तो खाली स्थान यहाँ पूछा गया है, तो खाली स्थान कितना होगा, 100 माइनस 68 यानी कितना परसेंट, 32% खाली स्थान होता है। तो ध्यान से देख कर ही ऑप्शन कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मतलब जल्दीबाजी में बहुत लोग देखते हैं कि बीसीसी और कितना आंसर कमेंट कर देते हैं 68। ऐसे तो इसमें 68% नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा कि बीसीसी एकक कोष्ठिका में जो रिक्त स्थान होता है वह कितना होता है, 32% होता है। ठीक है, और पूछा जाए कि भरा हुआ स्थान यानी संकुलन क्षमता कितना होता है, तो 68%। और कभी कभी ऐसा दिया जाता है दशमलव में 0.6 वाट दे देगा, तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत नहीं देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है Na2O। Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, यानी Na2 में हम लोग को बताना है इसमें सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, कमेंट कर रहे हैं सभी। तो Na2 में क्या होता है, सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह 4 होता है। ध्यान समझिएगा, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसमें, 4। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी। लेकिन एक और प्रश्न है कि पूछ दिया जाए कि इसमें ऑक्सीजन का कितना होगा। Na2 में सोडियम भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो सोडियम का तो कितना हो गया, 4 हो गया, जो सही भी है इस प्रश्न का आंसर। लेकिन अगर ये भी पूछा जाए कि ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का इसमें 8 होता है।
ठीक है, यानी Na2O में ऐसे अगर बोला जाए तो इसका कितना हुआ 4, तो इसका कितना होता है 8, 4:8 के रेशियो याद रखिएगा कि सोडियम का 4 और ऑक्सीजन का कितना होगा 8 होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, दिया है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। यानी ये धातु के सभी ऑक्साइड है, लेकिन बताना इसमें कौन धातु के तरह ही क्या दिखाता है विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। ये SiO2 स्टील का ऑक्साइड है, ये CO है, ये SO2 है सॉलिड अवस्था में दिया है, और ये CrO2 क्रोमियम के ऑक्साइड। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो जो भी कमेंट किया उनका आंसर सही है, ऑप्शन डी। जो CrO2 होता है क्रोमियम का ऑक्साइड, यह धातु के तरह विद्युतीय गुण दिखाता है। तो ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोने पर है, Y के परमाणु फलक के केंद्र पर है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए इससे ही प्रश्न एक पढ़े है, वहां क्या दिया था A और B दिया था, और यहाँ क्या किया है A की जगह पर X बोल दिया है और B की जगह पर क्या बोल दिया है Y। वही X कहाँ है, तो X बोला है कि कहाँ है कोना पर, और B कहाँ दिया है, B बोल रहा है फलक के केंद्र पर, B कहाँ है फलक के केंद्र पर। अब ध्यान से देखिए कि कोना पर और फलक के केंद्र पर, मतलब ये क्या हो गया FCC, और FCC हो गया तो इसमें कितने कर होंगे 4 कर होंगे, और 4 कर में एक, ये देखिए x कहाँ है कोना पर, तो ये x कितना होगा 1 होगा। y कहाँ है प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो y की संख्या कितना होगा 3 होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा XY3। तो देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है XY3। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से दोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया जर्मेनियम। अब जर्मेनियम धातु में मान लीजिए बाहर से इंडियम डाला जा रहा है, और इंडियम जो होता है यह ग्रुप 13 का तत्व होता है। तो अभी बताए थे कि अगर ग्रुप 15 का तत्व मिलाया जाता है तो एन टाइप बनता है। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ग्रुप 13 का तत्व मिलाया जा रहा है, तो सिंपल है कि किस टाइप का बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ हो गया। यहाँ ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बताइए कि पी टाइप में धारावाहक क्या होते हैं। यानी पी टाइप में धारा प्रवाहित होता है, लेकिन उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि पी टाइप में धारावाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, कौन होता है होल्स। ठीक है, लेकिन इसी प्रश्न में अगर पूछ दिया जाए कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप में धारा का मुख्य कारण क्या होता है, तो एन टाइप में धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन्स होता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो ऑब्जेक्टिव है कि पी टाइप में धारावाही कारण होता है होल, और जबकि एन टाइप में धारावाही कारक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है। तो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में शॉटकी दोष कब होता है। ये मतलब ऑप्शन देख लीजिए कि क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, या क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, या कोई आयन अपना सामान्य स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है, या क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। तो बताने किया कि क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट होता है तो इसमें से कौन सा घटना घटता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। तो जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब लोग हम जान लें कि जो भी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं उसका एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, तो ध्यान से देखिए क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट पूछा है, तो पढ़ेंगे कि शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक से एक समान संख्या में क्या होते हैं प्लस और क्या होता है माइनस, ये गायब हो जाता है। और जब एक समान संख्या में गायब होता है तो उसी को जो हम लोग बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। और इस शॉटकी डिफेक्ट के कारण ध्यान रखिएगा घनत्व में क्या आता है कमी आता है। ठीक है,
क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, क्योंकि इसमें से धनायन और ऋणायन क्या होता है, गायब होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर अंतराकाशी स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। कौन सा दोष होगा? पूछा है कि मान लीजिए ये था हम लोग का प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे तो बताए होंगे, ऐसे मान लीजिए, अब ऐसे ही आगे तक जाएगा। अब बोला है कि इसमें क्या करें कि धनायन जो है इस स्थान को छोड़कर, यह स्थान को छोड़कर यहाँ चला आया। ठीक है, तो यही दिया है कि किसी ठोस जालक से धनायन जो है छोड़कर जो खाली स्थान होता है वहां चला जाए, तो इससे कौन सा दोष उत्पन्न होगा? दिया है कि अंतराकाशी दोष होता है, रिक्ति दोष होता है, या फ्रेंकेल दोष होता है, या शॉर्टकी दोष होता है। कौन सा सही है इसमें? तो इसका आंसर तो सिंपल है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है? फ्रेंकेल दोष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। इसका परिभाषा भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है? तो ध्यान से देखिए, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या। तो अगर पूछा जाए कि ब्रेवियस जालक का सिस्टम पूछा जाए, ध्यान रखिए, अगर सिस्टम का बात कर दिया जाए, SYSTEM, ठीक है, अगर सिस्टम का बात किया जाए कुल, तो सिस्टम कुल कितना है? 7 है, पढ़े भी होंगे। और ये 7 सिस्टम में कुल ब्रेवियस जालक यानी एक एक अलग अलग करके पढ़ा जाए तो वो कितना होता है? 14 होता है। तो इसमें यही पूछा है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो कितना होता है? 14 होता है। देखिए, यही पूछा जाए कि क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है, तो क्रिस्टल सिस्टम मात्र कितना होता है? 7 होता है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी सही था। ठीक है, और क्रिस्टल सिस्टम पूछा जाता तो कितना ऑप्शन देते? 7। ठीक है, ये हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु कितना अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल, पढ़े होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन पाया बताना है आपको। एक बनेगा, 2, 4 या 8। तो इसका आंसर तो सिंपल है। अभी ऑप्शन आया था, कई कई क्वेश्चन आया था हम लोग का कि टेट्राहेड्रल में, तो बताए थे कि टेट्राहेड्रल में एक परमाणु 2 बनाता था। ठीक है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल में एक परमाणु जो होता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। तो यही पूछा है कि प्रति परमाणु, तो प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक है टेट्राहेड्रल वॉइड, इसमें कौन बड़ा होता है? तो पढ़ेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड में पाया था कि 3 गोला होता है और इस पर एक गोला ढका होता है, तो टेट्राहेड्रल हो जाता है, ये 4 गोला से घिरा होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 गोलों से घिरा होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन आयंस की व्यवस्था होती है। तो जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल संरचना होता है, इसमें क्लोरीन आयन जो होता है किस व्यवस्था में होता है? फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में, या फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इस प्रश्न का सिंपल सा प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का जब स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा तो उसमें क्लोरीन जो आयन होता है वो फेस के केंद्र पर स्थित होता है, यानी वो किस में होता है? फेस सेंटर्ड व्यवस्था में होता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्लोरीन होता है FCC में। अगला प्रश्न क्या है इसमें, फ्रेंकेल दोष किस में होता है? तो बताना है इसमें फ्रेंकेल दोष किस में होता है, या किस में है? सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर ब्रोमाइड में, या हीरा में? तो इस प्रश्न का उत्तर सिंपल है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि पढ़ते कि सिल्वर ब्रोमाइड यही एक ऐसा यौगिक है AgBr जिसमें क्या होता है? फ्रेंकेल दोष भी होता है और साथ साथ इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है। तो इस प्रश्न के लिए तो यही आंसर हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न क्या है, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि ठोस के घनत्व को बदल देती है? यानी सिंपल प्रश्न ऐसा समझिए कि कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण
ठोस का घनत्व जो होता है वो बदल जाता है। ये दिया है शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि, धातु अधिक की त्रुटि या धातु निम्नतम त्रुटि या न्यून त्रुटि। इसका कमेंट कीजिए कौन सा सही है इसमें। तो देखिए पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में वही प्लस माइनस जब गायब हो जाता है तो प्राय ठोस का घनत्व घट जाता है। ये देखिए बदल जाता है, और बदलता भी है तो क्या होता है, घट जाता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, यानी एफसीसी यूनिट सेल होता है तो उसमें कितना कण होते हैं, कितने परमाणु होते हैं। तो ये प्रश्न तो पहले ही पढ़ा दिए कि एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इसको रहने दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए बीसीसी ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। अब एक ही पास लिखाया गया है सभी को कि एफसीसी में 4 होता है, तो पढ़ाए थे कि बीसीसी में कितना होता है, तो बीसीसी में 2 होता है। पढ़े थे ना, बॉडी के केंद्र में 1 होता है और किनारा पर 8 होता है, लेकिन आठों मिलकर कितना बना जाता है, 1। तो किनारा वाला 1 और बॉडी के केंद्र पर 1, कुल कितना हो गया, 2। तो ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन बी सही था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक रचना में होती है, यानी सबसे ज्यादा भरा हुआ स्थान किस क्रिस्टलीय जालक में होता है। ऑप्शन ए दिया है सरल घनीय यानी सिंपल क्यूबिक में, या फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड में होता है, अंतः केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड में होता है, या उपयुक्त सभी, सब में बराबर होता है। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं कि सरल घनीय क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल, और इसमें कणों की संख्या अगर देखा जाए तो केवल कोना पर होगा, तो केवल कोना पर होगा तो इसमें रिक्त स्थान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए फलक केंद्रित एफसीसी, एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो जब कणों की संख्या 4 है यानी सबसे ज्यादा कण इसी में होता है, तो सबसे ज्यादा कण इसमें होगा तो इसमें क्लोज पैकिंग भी सबसे क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि अंतः केंद्रित तो ईसीसी होता है ना, बॉडी सेंटर बीसीसी है, तो बीसीसी में तो 2 ही गोला होता है, केंद्र पर होता है और किनारे पर होता है। ठीक है, तो इसमें भी तो 2 होता है, तो ये 2 हो गया, इसमें 1 ही था लेकिन इसमें कितना था, 4 था, तो इसमें क्या होता है, संकुलन अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन बी सही था। अगला प्रश्न क्या है, Fe3O4 ठोस होता है, तो जो Fe3O4 ठोस है यह कैसा होता है, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक होता है, फेरी मैग्नेटिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के पढ़ाया गया ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, 5 प्रकार होता है। तो उसी में पढ़ाया गया होगा कि Fe3O4 कैसा आता है, किस कैटेगरी में आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर पढ़े होंगे, सी सही था। क्या होगा, सी, फेरी मैग्नेटिक। जो Fe3O4 होता है यह फेरी मैग्नेटिक प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, जो अपने से लिखा गया है तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पूछा है CrO2 निम्न में होता है, तो वैसे ही जैसे वो पढ़े थे कि CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है, या प्रतिलौह चुंबकीय होता है, कौन सा इसमें। तो देखिए CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, तो क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है यह लौह चुंबकीय होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कैसा होता है, लौह चुंबकीय। ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लौह चुंबकीय। अगला प्रश्न देखिए क्या है हम लोग का, C6H100 C6H6 क्या नाम है इसका, बेंजीन निम्न में होता है, तो बेंजीन कैसा होता है, यानी बेंजीन का प्रकृति बताना है कि प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, लौह चुंबकीय या प्रतिलौह चुंबकीय। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न का उत्तर सिंपल है कि बेंजीन जो होता है यह प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रतिचुंबकीय। हाँ, पूछा जाए कि बेंजीन इसका अणुभार कितना होता है,
तो C6H6 का कितना हो जाएगा, 12×6 72 अच्छा कितना होता है 78। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका अणुभार कितना होता है 78 होता है। स्ट्रक्चर ऐसे पढ़े होंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बंधन होता है। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है NaCl निम्न में होता है। तो NaCl कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है या प्रतिलौह चुंबकीय होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि NaCl किस किस प्रकृति का होता है। तो देखिए इसका प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, NaCl भी जो होता है यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, FCC का संकुलन क्षमता होता है। तो संकुलन क्षमता भी हमें रट लेना चाहिए कि FCC का कितना होता है। ए दे दिया है 72%, 74%, 82% या 52%। तो पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि FCC का संकुलन क्षमता निकाले भी हम लोग 74% होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा मतलब बदला जाए, ये पूछा जाए कि FCC में रिक्त स्थान कितना होता है, तो ध्यान से देखिए रिक्त स्थान का जब भी बात किया जाएगा तो संकुलन क्षमता 100 मान लीजिए पूरा होता है, और इसमें संकुलन क्षमता कितना हो गया 74, 74 तो भरा हुआ है, तो रिक्त स्थान कितना हो जाएगा 26%। तो ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है कि रिक्त स्थान 26%, संकुलन क्षमता 74%। प्रतिशत में हो तब, अगर ऐसे आए तो 0.74 संख्या में बोलेंगे। रिक्त स्थान अगर पूछा जाए तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 26। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है BCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो ये पढ़े थे BCC की संकुलन क्षमता 68%। ठीक है, और रिक्त स्थान पूछा जाए तो कितना होगा 32%। अगला प्रश्न क्या है इसमें, निम्न में ब्रैग समीकरण कौन सा है। तो पढ़ाए होंगे कि ब्रैग समीकरण। ठीक है, तो ब्रैग समीकरण क्या होता है, एन लैम्डा बराबर 2 साइन थीटा, या एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, या लैम्डा बराबर d साइन थीटा, या एन बराबर 2 लैम्डा d साइन थीटा। इसमें एक ही सही है, बताइए कौन सा सही है, ब्रैग समीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। यही हम लोग का क्या है, ब्रैग का समीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है इकाई सेल का घनत्व होता है। तो इकाई सेल में जो घनत्व पढ़े थे रो बराबर क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, रो बराबर पूछा है कि Zn बता NQA, एक दिया है ऑप्शन ए। बी दिया है रो बराबर Zm बता NAQ, एन यानी एवोगाड्रो संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी दिया है रो बराबर N0Z बता AQM, और ऑप्शन दे दिया है कि रो बराबर नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सही है। इकाई सेल के लिए पढ़े होंगे हम लोग, निकाले भी होंगे फॉर्मूला, रो बराबर क्या होता है। ठीक है, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर तो ऑप्शन हम लोग का है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, निकाले भी होंगे कि इकाई सेल बराबर Zm होता है, और नीचे होता है AQ इंटू एन नॉट, चाहे एन नॉट पहले लिख दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन इसमें बी सही है हम लोग का, Zm बता NAQ। ऐसे हम लोग याद करते हैं Zm बता NAQ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, FCC के लिए R और A में संबंध होता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो R और A के बीच संबंध हमेशा पूछा जाता है। वो कोई भी हो सकता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो ना, FCC होना चाहिए, या क्या हो BCC हो। तो सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि FCC में R और A में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कि R जो होता है वो A बता 2√2 होता है। बी दिया है कि आर बराबर ए बता √2 होता है। सी दिया है आर बराबर 2√2, और आर बराबर √3 ए बता 4। इसमें से एक सही है, कमेंट करना है कौन सही है। तो देखिए
हम लोग जानते हैं कि एफसीसी का रिलेशन निकालने के लिए आप लोग पढ़े भी होंगे कि वर्ग का विकर्ण लिया जाता है, ठीक है। तो यानी ऐसे देखा जाए तो वर्ग का विकर्ण ऐसे ही होता है। तो वर्ग के विकर्ण में एक गोला यहाँ होना चाहिए, एक गोला यहाँ होता है, एक गोला यहाँ होता है, पढ़े होंगे जो ध्यान देंगे। ये देखिए ये आर होता है, ये बीच वाला गोला का दोनों आर इसमें आ जाता है और इसका एक आता है, यानी इसमें 4r जो बराबर होता है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, √2 × a के। तो ए का मान यहाँ से निकाल लिया जाता है 4r, या r का मान निकालिए यहाँ से। तो r बराबर क्या होगा √2a, और नीचे चला आता है 4, कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा r बराबर a/2√2। तो इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा ऐसे ही कि r बराबर होता है a/2√2। किसके लिए होता है? एफसीसी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगला प्रश्न देखिए, बीसीसी के लिए आर और ए में संबंध होता है। तो बीसीसी के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है आर बराबर a/2, बी दिया है आर बराबर 2√2a, सी दिया है आर बराबर a/2√2, और डी दिया है आर बराबर √3a/2, ठीक है। चलिए तो इसका हल करके देख लीजिए क्या होता है। तो बीसीसी में क्या रिलेशन होता है? तो पाया थे कि बीसीसी में भी विकर्ण लिया जाता है, लेकिन उसमें विकर्ण जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? घन का विकर्ण लिया जाता है, ठीक है। तो घन का विकर्ण वही, त्रिज्या इसमें भी कितने लीजिएगा? 4 त्रिज्या होता है इससे। लेकिन अब क्यों जगह घन का विकर्ण होता है √3a ना, और वो किसके बराबर होता है? 4r के बराबर होता है, सिंपल, √3a बराबर 4r। तो क्या पूछा है? r बराबर क्या हो जाएगा? √3a, और बता में क्या हो जाएगा? 4। तो ये ऑप्शन खोजिए कहीं है इसमें, √3a/4। देखिए यहाँ गलती हुआ था, यहाँ बोल रहे थे कहीं गलती है, तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। इसमें चारों ऑप्शन में कोई सही नहीं था, लेकिन अब सही हो गया। √3a/ क्या होना चाहिए था? यहाँ 4 होगा। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी सही मान लीजिए इसमें, ठीक है, √3a/4। अच्छा चलिए, ऑप्शन आए ना आए, सिंपल यूनिट सेल में अगर पूछा जाए तो क्या होगा? तो पढ़े होंगे कि सिंपल यूनिट सेल में ऐसे ना होता है, ये वाला होता है, ये वाला। तो सिंपल इसमें पाया था कि ए जो होता है वो 2r के बराबर होता है। तो r किसके बराबर हो जाएगा? a/2 के बराबर होता है, किसमें? सिंपल यूनिट सेल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्रिस्टल सिस्टम की कुल संख्या है। देखिए आ गया ना, क्रिस्टल सिस्टम की जब बात किया जाएगा तो समझ लीजिए कि वही 7 वाला का बात हो रहा है, क्रिस्टल सिस्टम। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है। तो जो भी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन बी। क्रिस्टल सिस्टम की कुल संख्या कितना है? 7, जिसमें वही क्यूबिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक ना, ये सब पढ़ाया जाता है। अगला देखिए, ठोस CO2 किस में किसका उदाहरण है? ठोस CO2 जो है ये निम्न में किसका उदाहरण है? आयनिक ठोस का उदाहरण है कि सहसंयोजी, आणविक ठोस, या धात्विक ठोस? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ठोस CO2 को ही तो क्या बोला जाता है? पढ़े होंगे शुष्क वाष्प, क्या बोलते हैं? शुष्क वाष्प। आज ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये आणविक ठोस का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आणविक ठोस का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड किसका उदाहरण है? तो जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, यह किसका उदाहरण है? ये दिया है सहसंयोजी ठोस का, या आयनिक ठोस का, आणविक ठोस का, या धात्विक ठोस का? तो देखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl एक ही से बनाते हैं, प्लस और माइनस से, यानी आयनों से मिलकर बना होता है। तो यह आयनिक ठोस का उदाहरण है, सिंपल तो था। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है, आयनिक ठोस का। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? बताना है चारों में विद्युत का सुचालक कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और क्रिस्टलीय कार्बन, कौन सही है इसमें? तो ये भी पढ़े, सिंपल ऐसे तो ऐसे ही देकर बोल देंगे कि ही जो ग्रेफाइट होता है या विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप है, लेकिन यह कुचालक होता है और यह सुचालक होता है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो बताना है इसमें अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? CaCl सीजियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, या डी कांच? कौन सा सही है इसमें? तो देखिए CaCl, NaCl, CaF2,
ये सहसंयोजी आयनिक, लेकिन ये ठोस है, ठीक है। और ये कौन सा ठोस है? ये तीनों क्रिस्टलीय ठोस है। ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन कांच जो है यह क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ध्यान रखिएगा कि कांच जो होता है यह अक्रिस्टलीय ठोस होता है, बेरवादार ठोस होता है, ठीक है। जबकि CaCl, NaCl, CaF2 ये सभी क्रिस्टलीय होते हैं। अगला देखिए, निम्न में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? पुनः वही प्रश्न है कि क्रिस्टलीय ठोस अब कौन है इसमें? ऑप्शन ए दे दिया है कांच, बी दे दिया है रबर, सी दे दिया है प्लास्टिक और डी दिया है शक्कर, चीनी। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है इसमें? तो कांच तो अभी बताया कि ये क्या होता है? अक्रिस्टलीय। रबर भी क्या होता है? अक्रिस्टलीय। प्लास्टिक अक्रिस्टलीय। तो क्या ऑप्शन हो गया? डी सही हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है कि कांच निम्न में से है, तो कांच क्या है? ऑप्शन ए दिया है अति शीतलित द्रव, बी दिया है अक्रिस्टलीय ठोस, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर इसका आंसर कमेंट कीजिए कि कांच को आप लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए, बताए थे इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का होगा ऑप्शन सी, अति शीतलित द्रव। ये नया टर्म है, लेकिन ये जो पढ़े होंगे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि अति शीतलित द्रव, कांच को अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। कि इसमें बहुत कम क्या होता है? बहने की प्रवृत्ति होता है कांच में, ठीक है। इसीलिए इसको अति शीतलित द्रव कहा जाता है। और कांच तो ऐसे क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है ही। तो अभी तो दो दो बार पढ़े कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, तो ये दोनों सही है कांच के लिए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा प्रश्न है, शॉटकी डिफेक्ट के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक ठोस का घनत्व क्या होता है? तो फ्रेंकेल दोष तो आयनिक ठोस में ही होता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है? घनत्व जो होता है वह बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि पढ़ाए थे कि फ्रेंकेल दोष में क्या होता है? प्लस जो होता है धन आयन, ये तो उसी में निकलकर अंतराकाशीय स्थल पर चला जाता है, बाहर नहीं निकलता है। और जब बाहर नहीं निकलेगा तो उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो घनत्व भी नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी सही था। अगला प्रश्न देखिए, दिया है शॉटकी दोष या शॉटकी त्रुटि किसकी जालक संरचना में अपूर्णता परिभाषित करती है? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या प्लाज्मा में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है एम्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा है कि शॉटकी डिफेक्ट किसकी जालक संरचना में अपूर्णता को परिभाषित करती है? ठोस के, कि द्रव के, कि गैस के, या प्लाज्मा के? तो देखिए, सिंपल सा प्रश्न में, ये हम लोग ठोस अवस्था पर है, क्या पर है? सॉलिड स्टेट पर है। तो सॉलिड का ही बात हो रहा था अभी तक। तो ये भी दोष जो होता है शॉटकी डिफेक्ट आयनिक ठोसों में होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ठोस में। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार अब कंप्लीट हो गया हम लोग का, आज पढ़ लिए पूरा सॉलिड स्टेट का 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जितना भी ऑब्जेक्टिव है बहुत जरूरी है। इसे आप लोग एक बार देख लिए अगर कंप्लीट, तो इसे अच्छा तरीका से क्या कीजिए? राइट यानी लिख लीजिए, ठीक है। एक पेज कॉपी बनाइए, उस कॉपी पर इसको लिखते चलिए, क्योंकि प्रतिदिन तो संभव नहीं है, लेकिन प्रत्येक चैप्टर का ऐसे ही एक लॉन्ग वीडियो डाला जाएगा जिसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा। यदि आप लोग इसे लिखते चलेंगे तो परीक्षा तक बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अन्य किताब की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपके पास कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव होगा, जिससे आप लोग अच्छे तरीक़ा से तैयारी करेंगे तो फिक्स है कि 35 में 35 अवश्य आएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीक़े से तैयारी करते रहिए। ओके।